दादाजी कहाँ चले गए? बेटा, दादाजी हम सबको छोड़ के बहुत दूर चले गए, भगवान के पास। अब वो कभी लौट के नहीं आएंगे? होनी को कौन टाल सकता है निरंजन? किसने सोचा था कि तुम्हारे पिता एक एक्सीडेंट में इस तरह हम सबको यूं छोड़कर चले जाएंगे? हिम्मत से काम लो। अब तुम दोनों भाइयों को इस घर को संभालना है। क्षमा कीजिएगा, वैसे ये मौका तो नहीं है, लेकिन मुझे अपना कर्तव्य तो पूरा करना पड़ेगा। आपके पिता एक वसीयत छोड़ गए हैं और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उसे सुन लें। हम लोग वसीयत सुन के क्या करेंगे? यहाँ पर किसी को भी इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि किसे क्या मिला। फिर भी प्लीज फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी पड़ेगी। 18 नवंबर सन 2001 मैं मनमोहन आहूजा अपने होशो हवास में ये वसीयत तैयार कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा बिजनेस मेरे दोनों बेटे निरंजन और जगत मिलकर संभाले। इसलिए मैंने अपनी फैक्ट्री दोनों बेटों के नाम कर दी है। मेरी दोनों बहुएं उर्मिला और सुमन 20-20 लाख की हकदार होंगी। और मेरी पोती सुकन्या उर्फ डॉली, जिसके लिए मैं 50 लाख रुपए छोड़ रहा हूं, जो उसकी बोर्डिंग की पढ़ाई और उसकी शादी पर खर्च होंगे। और उसके अलावा मेरी सारी प्रॉपर्टी, चल और अचल संपत्ति, जो कि तकरीबन 50 करोड़ है, मैं अपने पोते राज उर्फ गुड्डू के नाम करता हूं। वही मेरे वंश को आगे चलाएगा। मुझे उम्मीद है मेरी ये आखिरी इच्छा मेरे परिवार वालों को बाखुशी स्वीकार होगी। हस्ताक्षर मनमोहन आहूजा, गवाह रजत कापाड़िया, जीवन खन्ना। देखिए, आप लोगों में से किसी को कुछ कहना है? सिवाय इसके कि पिताजी को वसीयत करने की क्या जरूरत थी? ऐसे भी जो कुछ है गुड्डू का ही है। क्या सोच रही हो सुमन? यही कि पिताजी शायद सचमुच सठिया गए थे। सारी जायदाद गुड्डू के नाम कर दी और हमारे नाम कुछ नहीं। क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? हमारे पास किस चीज की कमी है? और जो नहीं है वो हम खुद बना लेंगे। लेकिन ओफो, अब इन बातों से क्या फायदा? पिताजी जो वसीयत कर गए हैं उससे बदला तो नहीं जा सकता। मम्मी मम्मी मेरे को बात लेना है प्लीज।
ओके बेटा ओके। कांता, ओ कांता। जी मैम साहब। बाबा का पानी गर्म हो गया? हाँ जी मैम साहब। ठीक है बेटा, तुम बाथरूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर अभी आती हूँ। ओके? कांता, जरा किचन में दाल रखी है, उसको भी देख लेना। जी ओके? मैम साहब। अभी तो अनर्थ हो जाता था। कांता, कांता की बच्ची कहाँ है तू? जी मैम साहब। कांता, अंदर टब में जो रॉड पड़ी है उसे निकाल कर तू कैसे लाई? हाँ, वो तो कब की खराब हो चुकी थी, मैंने उसको शोरूम में फेंकवा दिया था। पानी गर्म करने के लिए क्या तुझे यही रॉड मिली थी? पर मैम साहब मैंने नहीं लगाया है। झूठ बोल रही है तू, झूठ बोल रही है। मैम साहब मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपसे? सवाल लड़ाती है। आज अगर मेरे बेटे गुड्डू को कुछ हो जाता ना तो मैं अच्छा होता अगर उसने 2-3 लाफा तुझे और मारा होता। एक बात बता कांता, आजकल तो अपने काम में लापरवाही बहुत करती है। हाँ हाँ, तुम भी उसी की ही साइड लेना। वो चुड़ैल तो प्यार ऐसा जताती है जैसे गुड्डू उसका सगा बेटा हो। 1 महीने का था तभी दीदी इसे मेरी गोद में छोड़कर चल बसी। गुड्डू को कैसे मैंने संभाला है ये तो बस मैं ही जानती हूँ। सच्ची बात तो ये है कि भाई साहब ने दूसरी शादी सिर्फ गुड्डू की वजह से की, वरना तो अरे वरना ये करता भी क्या? टॉली को तो बोर्डिंग में भेज दिया, मगर 1 महीने का गुड्डू उसको संभालना इसके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था। ये सुबह सुबह किसके बारे में बातें हो रही हैं? हमारे बेटे गुड्डू के बारे में। ओह, हमारे बेटे गुड्डू के बारे में? लेकिन गुड्डू है कहाँ? गुड्डू बेटा देखो, ये हमारे गुड्डू बाबा के लिए चॉकलेट है, ये लो। हमें भी चॉकलेट चाहिए। बेटा आपके लिए भी है, ये गुड्डू बाबा की है, आपके लिए है दूसरी। कहाँ गई? अरे ये देखो। नहीं, हमें यही चाहिए। नहीं बेटा, जिद नहीं करते बेटा, ये गुड्डू बाबा की है, उनको दे दो। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हम आपको दूसरी ला कर देंगे। जाओ खेलो। लीजिए भैया। थैंक यू भाभी। एक्सक्यूज मी। भाभी, अब तो आपको गुड्डू का ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। क्यों? अब वो करोड़ों का मालिक जो है। अरे ये मेरे टॉयज यहाँ किसने गिरा दिए? ठीक तो है ना? तुझे चोट तो नहीं आई? अरे, पर ये गमला गिरा कैसे? हाँ भाभी, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि गमला गिरा कैसे। निरंजन, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये हादसा नहीं था, कोई हमारे बच्चे की जान लेना चाह रहा है। ओहो, ये तुम्हारा वहम है उर्मिला।
भला कोई हमारे मासूम बच्चे की जान के दुश्मन कैसे हो सकता है? नहीं निरंजन, तुम्हें गुड्डू की हिफाजत के लिए कोई ना कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। इतनी जोर से क्यों मारती है? तू भी इतनी जोर से मारता है, समझा? गुड्डू! गुड्डू! राघव! राघव! साहब क्या हुआ? क्या हुआ? मारा? मालूम है साहब। साहब कैसे लगी तुम्हें? मालूम नहीं साहब, इस खड्डे में क्या था? दाल? ये अड्डा तो काफी पुराना लगता है मिस्टर आहूजा। जी हाँ, काफी पुराना है, लेकिन इसमें किसी ने कुदाल छुपा कर ढक दिया था ताकि गुड्डू यहाँ आए। और ऐसा भी तो हो सकता है मिस्टर आहूजा कि गुड्डू यहाँ कभी आया ही ना हो, महज इत्तेफाक हो, यहाँ एक हादसा हो। अगर ये इकलौता हादसा होता इंस्पेक्टर तो मैं आपकी बात मान भी लेता, मगर पिछले 3 दिनों में 2 बार गुड्डू ऐसे हादसों का शिकार होते होते बचा है। इंस्पेक्टर यकीनन तो मेरे गुड्डू की जान लेना चाहता है। तो गुड्डू की कौन जान लेना चाहता है मिस्टर आहूजा, और क्यों? मैं ये बात नहीं जानता, लेकिन मेरी गुड्डू की जान खतरे में है। ओके, रिलैक्स। मैं एक काम करता हूं मिस्टर आहूजा, गुड्डू को एडिशनल सिक्योरिटी दे देता हूं, लेकिन आपसे इल्तिजा है कि गुड्डू को आप अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे, उसका ख्याल रखेंगे। जी बहुत अच्छा।
समझा? मम्मी मम्मी वो डॉली क्या हुड़दंग मचा रखा है बेटा? मम्मी देखो ना, ये मेरी कॉमिक्स छीन रहा है। बेटा वो छोटा भाई है ना, दे दो इसे कॉमिक्स। छोटा हुआ तो क्या हुआ, ये मेरी हर चीज छीनता है। बेटा जिद नहीं करते, दे दो इसे कॉमिक्स। ले मर। बेटा चलो ये दूध जल्दी से खत्म करो और सोने की कोशिश करो, ठीक है? मम्मी बस 2 मिनट, मैं कॉमिक्स को पढ़ के सो जाऊंगा। ठीक है, मैं दूध का ग्लास यहाँ पर रखती हूँ, कॉमिक्स पढ़ के दूध पी के जल्दी सो जाना, ओके? वकील साहब, जिस दिन से आपने वसीयत पढ़ सुनाई है, लोग तो गुड्डू की जान के दुश्मन हो। 2-3 बार तो उस पर जानलेवा हमले भी हो चुके हैं। तुम्हारा मतलब है कहीं जगत? नहीं वकील साहब, पास और दूर के डैडी के सैकड़ों रिश्तेदार हैं जो उनकी प्रॉपर्टी पर आंखें गड़ाए हुए बैठे हुए थे। सबकी आशाओं पर पानी फिर गया। हाँ वकील साहब, पता नहीं चलता ना कि किसके दिल में क्या है। और देखिए, हम हर वक्त गुड्डू के इर्द गिर्द कोई पहरा तो नहीं बिठा सकते ना। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये सारी जायदाद और प्रॉपर्टी किसी और के नाम, मेरा मतलब है मेरे या निरंजन के नाम हो जाए? कम से कम गुड्डू की जान को खतरा तो कम होगा ना। देखिए, चांसेस तो नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं, शायद कोई रास्ता निकल आए। गुड्डू गुड्डू कहाँ है? किसके पास छोड़ा है तू उसे? घबराइए मत, मैं माँ हूं उसकी, मैं उसको कमरे में बंद कराई हूं। देखो, अब तो उर्मिला ने गुड्डू के कमरे में ताला लगाना शुरू कर दिया है, ताकि कोई अंदर न जा सके। ताला मौत को आना होता है, 100 तालों में भी आ जाती है। सुबह तक पुलिस की सिक्योरिटी का भी इंतजाम होता है। सुबह तक? मिस्टर आहूजा, हमने 4 लोग यहाँ तैनात कर दिए हैं। 2 आपके बंगले का ख्याल रखेंगे और 2 आपके बेटे पर पर्सनल निगरानी रखेंगे। थैंक यू। जब तक वो शख्स पकड़ा नहीं जाता मिस्टर आहूजा जो आपके बेटे की जान लेना चाहता है, तब तक खतरा बना रहेगा। हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। You're right, sir. अभी आपका बेटा है कहाँ पर? जी वो सो रहा है। 12 बजने को हैं। वो रोज इतनी देर तक ही सोता है क्या? अब नहीं, वो रोज तो जल्दी ही उठ जाता है, मगर आज पता नहीं क्यों इतनी देर तक सो रहा है। लेकिन वो है कहाँ? गुड्डू? गुड्डू?
श्रीवास्तव साहब, यस सर। जल्दी से एम्बुलेंस का बंदोबस्त करो, इस बच्चे को अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। क्या हुआ? क्या हुआ मेरे गुड्डू को? किसी ने इसे नींद की गोलियां दे दी। क्या? नहीं। इसे जल्दी से अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। इसे जल्दी से वॉमिटिंग नहीं करवाई गई तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। नहीं। थैंक गॉड, बच्चे की जान बच गई। अगर इसे फौरन फर्स्ट एड नहीं दिया होता शायद इसका बचना मुश्किल। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन दूध में नींद की गोलियां आई कहां से? जी गोलियां मैं लेता हूं और मुझे शीशी में कुछ गोलियां कम भी लगी थी, लेकिन दूध में नींद की गोलियां मिलाई किसने? कांता! जी साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया। दूध तो उस दिन मेम साहब ने बनाया था, मैंने कुछ नहीं किया। जी हाँ, वो गोलियां उस दूध के गिलास में बाद में मिलाई गई थी। मिसेस आहूजा का यह कहना है कि वो दूध का गिलास लेकर उस बेडरूम में खुद गई थी। उर्मिला ने मेरे सामने रूम लॉक किया था। भला कोई अंदर कैसे आ सकता है इंस्पेक्टर? ये देखो श्रीवास्तव, ये खिड़की तोड़कर कोई इस कमरे में दाखिल हुआ है और दूध में वो गोलियां मिलाई। अब ये खिड़की इस ग्राउंड लेवल से ज्यादा ऊंची भी नहीं, कोई भी आराम से यहां से चढ़ के अंदर जा सकता है श्रीवास्तव। और सर ये गमला देख रहे हैं आप सर? मेरे ख्याल में इस गमले का इस्तेमाल भी अंदर जाने के लिए किया गया है। लेकिन ये हरकत की किसने होगी? वो बेडरूम, ये मेरी बेटी का है। जब से गुड्डू हॉस्पिटल गया है बिल्कुल गुमसुम सी रहती है। शायद उसी ने कुछ देखा हो। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता। देखो बच्चे, जिस किसी ने भी आपके भाई को मारने की कोशिश की है, मैं आपसे वादा करता हूं पुलिस उसे जरूर पकड़ लेगी। प्लीज बताओ ना। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता। देखो डॉली, एक बार तो आपका भाई बच गया, लेकिन दूसरी बार अगर किसी ने उस पर हमला किया तो वो मर भी सकता है। डॉली प्लीज बता दो ना। अंकल मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज। ओके ठीक, अगर आपको कुछ पता चलेगा तो आप मुझे बताएंगी? ठीक है। प्रॉमिस? प्रॉमिस। दैट्स लाइक माय गुड गर्ल। अच्छा
सर मुझे लगता है कि ये लड़की डॉली कुछ ना कुछ जानती जरूर और हमसे छुपा रही है। उसने किसी ना किसी को जरूर देखा है। लेकिन श्रीवास्तव, सवाल ये है कि वो लड़की हमें कुछ बता क्यों नहीं रही? सर क्या ये नहीं हो सकता है कि उसने किसी ऐसे शख्स को देखा हो जिसको वो अपने भाई से ज्यादा चाहती है, उसका कोई खास अपना, और इसी वजह से उसका नाम ना बता रही है? तो फिर इस सूरत में श्रीवास्तव हमें भी उस बच्ची का कोई खास बनना पड़ेगा, उसका कोई ऐसा अपना, ताकि वो हमें कुछ बताने के लिए तैयार हो जाए। हेलो डॉली। हेलो। कैसे हो बच्चे? ठीक हूँ। How are you? फाइन। ये मुझसे क्या छुपाया जा रहा है? अभी तो देखो। अरे ये कौन? ये तो मिनी है। नहीं, ये मेरी मम्मी है। डॉली, ये मेरी मुंह बोली बहन है रुक्मिनी, जिसे हम लोग प्यार से मिनी बुलाया करते थे। रुक्मिणी, ये तो मेरी मम्मी थी। आप मेरी मम्मी को जानते थे? जानते थे मतलब? अभी तो मैंने कहा कि मेरी मुंह बोली बहन थी, मुझे राखी बांधा करती थी, मुझे बहुत प्यार करती थी वो। मतलब आप तो मेरे मामा जी हुए। एग्जैक्टली। अभी मैं कहूँ कि ये मेरी प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया, ये शक्ल जानी पहचानी सी क्यों लगती है? आपकी शक्ल बिल्कुल मेरी बहन पे गई, आपकी मम्मी पे। सच में? और एक बात बताऊं, अपनी छोटी सी भांजी के लिए आपके मामा क्या लाए पता है? जस्ट होल्ड दिस, चॉकलेट्स, और ये कॉमिक। थैंक यू मामा जी, और सो ग्रेट। ये कॉमिक्स मैं गुड्डू को बिल्कुल नहीं दूंगी, वो मेरी हर चीज छीनता है। बिल्कुल मत देना, ये मैं सिर्फ आपके लिए लाया हूं और सिर्फ आपके लिए। आपको कॉमिक्स अच्छी लगती हैं? हाँ बहुत अच्छी, लेकिन कार्टून वाली नहीं, एक्शन वाली। एक्शन वाली मतलब सस्पेंस वाली? सस्पेंस वाली, आई जस्ट लव देम। ओके, मेरे पास ना एक सस्पेंस कॉमिक है, उसमें पता क्या स्टोरी है? एक छोटा सा बच्चा है आपके गुड्डू जैसा, और वो बच्चे को ना कोई मार देना चाहता है। उसको कोई क्यों मार देना चाहता है? वो छोटा लड़का बिल्कुल गुड्डू जैसा होगा, ओमेन। ओमेन? ओमेन? मामा जी आपको ओमेन नहीं पता? नहीं? शैतान। ओमेन जो होते हैं ना, वो अपनी माँ को मार डालते हैं, जैसे गुड्डू ने मेरी माँ को मार डाला। हाँ, गुड्डू ने पहले मेरी मम्मी को छीन लिया, फिर मेरे पापा को, इसलिए तो पापा ने मुझे बोर्डिंग में भेज दिया। अच्छा, इसीलिए कॉमिक में वो जो बच्चा है ना, वो गुड्डू की तरह बिल्कुल ओमेन होगा, डेविल, इसीलिए कोई उसको मार देना चाहता है। मामा जी, लेकिन वो जो ओमेन होते हैं ना, वो जल्दी मरते नहीं हैं, बार बार बच जाते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है डॉली? वो नॉवेल में जो बच्चा है ना, उसको तो किसी आदमी ने ढेर सारी नींद की गोलियां दे दी और वो तो मर गया। मामा जी, मुझे मालूम है कि नींद की गोलियों से आदमी मर जाता है, लेकिन गुड्डू तो बच गया। मैंने पूरी 20 गोलियां डाली थी दूध के ग्लास में। लेकिन वो फिर भी बच गया। मामा जी मालूम है, वो पूरा ओमेन है, शैतान। मैंने उसके बाथटब में हीटर डाला था, पर फिर भी वो बच गया। मैंने उसके ऊपर
गमला भी कराया, तभी वो नहीं मरा। मामा जी, मालूम है वो बॉल मैंने जानबूझ के उस साइड फेंकी थी कि वो खड्डे में गिर जाए, लेकिन ड्राइवर अंकल ने उसको बचा लिया। इसीलिए उस रात मम्मी ने जब गुड्डू को रूम में लॉक किया ना, तब मैंने चाचा जी की स्लीपिंग पिल चुरा ली और लेकिन वो फिर भी बच गया। बच्चे, तुम्हें पता है अगर गुड्डू मर जाता तो क्या होता? हाँ, बहुत मजा आता। पापा सिर्फ मुझे ही प्यार करते। सब लोग मेरे लिए ही खिलौने लाते, कॉमिक्स लाते। फिर पापा मुझे बोर्डिंग में नहीं भेजते। मामा जी जानते हो, बोर्डिंग में मिस कितनी स्ट्रिक्ट होती है, बार बार डांटती है, टॉर्चर करती है। मुझे तो वो जेल लगता है। बच्चे, अगर गुड्डू मर जाता ना तो आपको सचमुच की जेल हो जाती, और उस जेल के अंदर कोई कॉमिक्स, कोई चॉकलेट नहीं मिलती। आपके मम्मी डैडी भी नहीं होते आपको बचाने के लिए। वहां आपको बहुत मारते, बहुत टॉर्चर करते। आप जरा सोचो, ऐसे में आपकी मम्मी की आत्मा को दुख नहीं पहुंचता? मम्मी को दुख पहुंचता? हाँ बच्चे, बहुत दुख पहुंचता। तो फिर मैं क्या करूं मामा जी? अब इस मासूम के सवाल का जवाब आप देंगे मिस्टर निरंजन आहूजा। इस बच्ची ने जो कुछ भी किया है, इसके जिम्मेदार आप हैं मिस्टर निरंजन आहूजा, आप। मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। लेकिन सर, आपको कैसे पता लगा कि ये सब कुछ डॉली ने किया था? इस गमले की वजह से श्रीवास्तव, अगर कोई आम कद का आदमी होता श्रीवास्तव तो इस खिड़की पे वो बड़ी आसानी से चढ़ जाता, लेकिन ये गमला इस बात का सबूत है। यहां पर ये कोई छोटा सा बच्चा था जिसने इस गमले का इस्तेमाल किया है, तभी मुझे उस बच्ची पे शक हुआ। थैंक यू इंस्पेक्टर भारत, आपने ना सिर्फ मेरे बेटे की जान बचाई, बल्कि मेरी बेटी को भी मुजरिम बनने से रोक दिया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा इंस्पेक्टर भारत।
मिस्टर आहूजा, असंतोष अपराध को जन्म देता है और जिस बच्चे को जिंदगी में प्यार और ममता और अटेंशन नहीं मिलता उसे जिंदगी में कभी संतोष नहीं मिलता। और इस बात का ख्याल आप लोग भी रखिएगा। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैं मरना नहीं चाहती। मुझे जीना है। मेरा नाम कंचन है, बंगला नंबर 24, मड आइलैंड। तो आप कहते हैं कि ये कैसेट आपको मड आइलैंड के रास्ते से मिली? जी सर। थैंक यू वेरी मच। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपने जो ये काम किया है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक फेवर और कीजिए, अपना एड्रेस लिखवाते जाइए, आपकी ज़रूरत होगी तो आपको बुलवा भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच। मुझे बचा लो। मैं मरना नहीं चाहती। मुझे जीना है। मेरा नाम कंचन है, बंगला नंबर 24, मड आइलैंड। एक मासूम की जान खतरे में है श्रीवास्तव। बंगला नंबर 24, मड आइलैंड। यस भाई साहब, वो बंगला नंबर 24 कहाँ पर है? आगे से राइट मोड़ लीजिए, वो मोड़ के पास है। ओके, थैंक यू। सर, ये बंगला और इसकी हालत देखकर तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई यहाँ रहता होगा। जरूर किसी ने हमसे मजाक किया है। नहीं श्रीवास्तव, उस लड़की की आवाज में इतना खौफ था, इतनी दहशत थी, मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का मजाक हमसे कर सकता है। शी इज इन ट्रबल श्रीवास्तव, आई एम क्वाइट श्योर। सर, वो देखिए। पुलिस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस
बंगले के बारे में कुछ मालूमात हासिल करनी है हमें। आपकी तारीफ। आप कौन है? मेरा नाम अशरफी लाल है। मैं इस बंगले का केयर टेकर हूँ। आप यहाँ इसी बंगले में ही रहते हैं? जी नहीं, मैं तो वो पीछे सर्वेंट क्वार्टर्स में रहता हूँ। अशरफी लाल जी, इस बंगले के अंदर और कौन कौन रहता है? जी कोई नहीं, ये बंगला तो सालों से बंद है। श्रीवास्तव, अशरफी लाल जी, इस आवाज को सुनिए और पहचानिए कि आवाज किसकी है। क्या आप इस आवाज को पहचानते हैं? मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैं मरना नहीं चाहती। मुझे जीना है। ये तो कंचन की आवाज है। ये कंचन कौन है? ये ठाकुर राजेंद्र प्रताप की छोटी बेटी। ये कंचन इस वक्त कहाँ मिलेगी? अशरफी लाल जी, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, ये कंचन इस वक्त कहाँ मिलेगी? देखिए साहब, 3 साल पहले अपने बाप के मौत के सदमे से ये पागल हो गई थी। इसकी बहन पूनम ने इसे पागलखाने में दाखिल करवा दिया। बाद में पता चला ये वहां से भाग गई। और फिर उसके बाद उसका कुछ पता लगा आपको? जी नहीं। लेकिन ये ऑडियो कैसेट तो हमें इसी इलाके से मिला है, तो हो ना हो कंचन यहीं आसपास कहीं होनी चाहिए। जी नहीं, मुझे नहीं मालूम। चलिए आइए अशरफी लाल जी, ये बंगला दिखाइए हमें अंदर से। देखिए साहब, इस वक्त तो बहुत अंधेरा है, सुबह आ जाइएगा। देखिए, अंधेरे की चिंता आप मत कीजिए, हम अभी और इसी वक्त ये बंगला देखना चाहते हैं। चलिए अंदर। आइए, चलिए चलिए। क्या नाम बताया आपने इस बंगले के मालिक का? ठाकुर राजेंद्र प्रताप सिंह। अच्छा, ये बताइए कि उनकी मौत कैसे हुई थी? ठाकुर साहब की मौत की दास्तान बड़ी अजीब है। अगर आपको कोई एतराज न हो तो आप बता सकते हैं। ठाकुर साहब के नाम का होटल प्रताप एक होटल था, जिसकी देखभाल उनके बचपन के सबसे अजीज दोस्त वीरेंद्र प्रताप सिंह किया करते थे। वीरेंद्र प्रताप सिंह होटल को ठीक से संभाल नहीं पाए। भारी नुकसान उठाने के बाद होटल को बंद करना पड़ा। ठाकुर साहब अपनी सारी कमाई होटल में लगा चुके थे। होटल बंद होने के बाद उनको घर में पैसे की तंगी महसूस होने लगी और फिर उन्होंने अपने गांव की जमीनें बेच कर अपना घर चलाना शुरू किया। एक दिन वीरेंद्र प्रताप सिंह ठाकुर साहब से मिलने आए और उनके साथ कुछ आदमी थे। Beautiful piece. Fantastic collection, Thakur साहब. Yes, sir. These are rare antiques.
It must be very old. How old are they? 1,000 year old. 1000 years old? ठाकुर साहब, क्या आप ये एंटिक्स बेचना चाहेंगे? नो, हम इसे बेचना नहीं चाहते। ये हमारे पुरखों की निशानी है। ठाकुर साहब, I can offer you very good price. 25 lakhs? देखिए, आप लोग वीरेंद्र सिंह के साथ आए हैं, इसलिए ये एंटिक्स मैंने आपको दिखाए। बेचने का तो सवाल ही नहीं उठता। बाबूजी। नहीं पूनम बेटी। सोच लीजिए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, how much money do you want? No, sir. I don't want to sell them. 50 lakhs? इनकी कीमत करोड़ों में है। They're worth crores. 1 crore? पूनम बेटी, पुरखों की अमानत की कीमत नहीं लगाते। Okay, okay, okay. 2 crore. 2 crore? वीरेंद्र सिंह, ये एंटिक्स हमारे लिए बेशकीमती है। इनके साथ हमारे खानदान की यादें जुड़ी हुई है। ठाकुर साहब, now please don't say no. We are ready to pay 3 crore rupees. देखिए, आप लोगों ने इनकी कीमत को पहचाना, इसलिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। सॉरी, मैं इसे बेच नहीं सकता। बाबूजी, आप ये पूनम, तुम बीच में मत बोलो। Nice meeting you. Namaste. नमस्ते। अच्छा ठाकुर साहब, मैं इन्हें बात छोड़कर आता हूँ। बाबूजी, आपको ये क्या हो गया है? हमें पैसों की तंगी है और मैं 3 करोड़ का ऑफर ठुकरा दिया। इन एंटिक्स को पुरखों के अमानत के नाम पर घर पे रखना सरासर पागलपन है। बस, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? आपने सिर्फ अपने और अपने पुरखों के बारे में सोचा है। आपका क्या बाबूजी? आपकी जिंदगी तो कट गई है, अब हमारे बारे में सोचिए। तीन करोड़ से हम अपने होटल को वापस शुरू कर सकते थे। दीदी प्लीज बस करो। बाबूजी ने जो कुछ भी किया होगा सोच समझ के किया होगा। अरे छोड़ो कंचन, अगर बाबूजी ने कभी भी कुछ सोच समझ के किया होता ना, तुम्हारी ये नौबत नहीं आती। पूनम, बस, बहुत बोल चुकी तुम। बोलूंगी और बोलूंगी। आपके अजीज दोस्त, पहली बार उन्होंने कोई अच्छा काम किया है उन लोगों को यहाँ लाकर, वरना हमेशा तुम्हारा नुकसान निकलाते आए हैं। पूनम, वीरेंद्र सिंह तुम्हारे चाचा के बराबर है। भाड़ में गया था चाचा, हमारी बर्बादी का कारण है ये। बदतमीज लड़की, मुझ पर इल्जाम लगाती है। मुझे छुआ? क्या? तुम्हारी ये हिम्मत? ये तमीज सिखाई है मैंने तुझे? हाँ? उसी रात ठाकुर साहब ने वकील को बुलाया और दोनों ने कमरा बंद करके काफी देर तक बातचीत की। अगले दिन सुबह वकील कुछ कागजात लेकर आया और फिर दोनों ने कमरा बंद किया और काफी अरसे तक बातचीत की। वकील साहब के जाते ही ठाकुर साहब और पूनम में झगड़ा शुरू हो गया।
बाबूजी आज सुबह वकील साहब क्यों आए थे? मैंने अपनी वसीयत करवा दी है। क्या लिखा है वसीयत में? वक्त आने पे पता चल जाएगा। मैं अभी इसी वक्त जाना चाहती हूँ। जिद मत करो, मैं नहीं बताऊंगा। ऐसा क्या लिखा आपने वसीयत में कि आप मुझे बताना नहीं चाहते? देखो, तुम्हें जितना लाड़ प्यार दिया उतनी ही तुम सर पे चढ़ती जा रही हो, हर बात पे बहस करती हो। आप मुझे बताते क्यों नहीं? नहीं बताऊंगा। छोड़ दो बाबूजी। इस घर में मुझे कोई कुछ समझता ही नहीं। मैं जीना नहीं चाहती, मैं नहीं जीना चाहती। देखो बेटी, ये खेल मत खेलो। छोड़ दीजिए बाबूजी। छोड़ उसके बाद क्या हुआ? और उसी दिन ठाकुर साहब का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया और लोगों से ये कहा गया कि दिल का दौरा पड़ने से ठाकुर साहब का देहांत हो गया है। I see. और वो पिस्तौल भी मेरे पास है जिससे ठाकुर साहब को गोली लगी थी। क्या मैं वो पिस्तौल देख सकता हूँ? मेरे क्वार्टर में है। आइए चलिए। आपको पूरा यकीन है कि वो हत्या इसी पिस्तौल से की गई थी? जी हाँ। लेकिन इसमें तो 6 की 6 गोलियां बिल्कुल कायम। साहब, ये प्रॉब्लम आज तक मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि एक गोली तो चली और वो ठाकुर साहब को लगी। देखिए साहब, अब ये प्रॉब्लम आपको ही सुलझानी होगी। सुलझा दूंगा। ये बताइए अशरफी लाल जी की ठाकुर साहब के घर में और कौन कौन रहता है? ये उनकी बड़ी बेटी पूनम। और वो पूनम कहाँ रहती है, कुछ आप बता सकते हैं? वो अपने नए बंगले में रहती है। अब तो उसने दोबारा होटल भी चलाना शुरू कर दिया और अच्छा चल रहा है। वो जो ठाकुर साहब के दोस्त थे वीरेंद्र, वो आजकल कहाँ हैं? क्या बताऊं साहब, ठाकुर साहब की मौत के बाद उनका कोई अता पता नहीं है। श्रीवास्तव। यस सर। हमें सबसे पहले पूनम को मिलना होगा। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैं मरना नहीं चाहती। मुझे जीना है। आप ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर, ये आवाज कंचन की ही है। चलिए, ये तो तय हुआ कि आवाज कंचन की है। अब सवाल ये उठता है कि कंचन कहाँ है? उसने अपनी आवाज रिकॉर्ड करके ये कैसेट मॉडल की सड़क पे क्यों छोड़ी? और कौन मारना चाहता है कंचन को? आप गलत समझ रहे हैं इंस्पेक्टर। एक्चुअली कंचन को एक्टिंग का शौक था। वो अक्सर अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुना करती थी। लेकिन हमें ये कैसेट जिस इलाके से मिला है, इसका मतलब ये हुआ कि कंचन उसी इलाके में कहीं है। नहीं इंस्पेक्टर, ये उसका रिकॉर्ड किया हुआ कोई पुराना कैसेट होगा।
कंचन को तो मरे 2.5 साल हो गया है। कंचन मर चुकी? कैसे कैसे हुई उसकी मौत? बाबूजी अचानक हार्ट अटैक से चल बसे। कंचन को यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। पूनम जी, आपके बंगले का वो जो केयर टेकर है शर्फी लाल, अगर वो झूठ बोल रहा है तो आप सच बोल रही हैं, और अगर वो सच बोल रहा है तो आप सफेद झूठ बोल रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? अशरफी लाल के हिसाब से आपके डैड की मौत हार्ट अटैक से नहीं, बल्कि आपके साथ झगड़े में गोली से हुई थी। झूठ बोलता है वो ये तक नहीं जानता कि आपकी बहन 2.5 साल पहले मर चुकी। इट्स वेरी स्ट्रेंज। वो ये समझता है कि आपकी बहन तो गायब हो गई। ये तो यकीनन आप ही हैं, और ये आपके पिताजी हैं, और ये आपकी बहन कंचन। पूनम जी, ये तस्वीर कुछ ज्यादा पुरानी तो नहीं लगती। मेरे ख्याल कितने साल पुरानी होगी ये? 4 साल। हाँ, 4 साल पुरानी। इस कैसेट ने मुझे बड़ा कंफ्यूज सा कर दिया है कि सच कौन बोलेगा। कंचन जिंदा है या मर गई? आप बोलेंगी, अशरफी लाल बोलेगा, या खुद कंचन? हाय पूनम, हाउ आर यू? आपकी तारीफ। इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। और आप? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह? वीरेंद्र सिंह बाबूजी के पुराने दोस्त हैं। हाँ, आई रिमेम्बर। इफ यू डोंट माइंड, आपका विजिटिंग कार्ड ले सकता हूं मैं? श्योर। ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड। कल अगर आपके पास? जी, कल शाम को तो मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ। नो प्रॉब्लम, मैं कल सुबह हाजिर हो जाता हूँ। ठीक है, आप मेरे ऑफिस में आ जाइए, वहीं बैठ के बातचीत कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच वीरेंद्र सिंह जी, एंड थैंक यू मैम फॉर योर कोऑपरेशन। यू वेलकम। ये इंस्पेक्टर मुझसे क्यों मिलना चाहता था? मेरे ख्याल से कंचन के सिलसिले में। श्रीवास्तव, इस म्यूजिक कैसेट को रिलीज हुए तकरीबन कितना अरसा हुआ होगा? सर, ये फिल्म तो पिछले महीने ही रिलीज हुई है, और जहां तक कैसेट का सवाल है, कैसेट 2-2.5 महीने पहले ही मार्केट में आया होगा। 2-2.5 महीने पहले? तो फिर कंचन को मरे 2.5 साल कैसे हो सकते हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पूनम का कहना है कि कंचन को मरे 2.5 साल हो गए हैं, तो फिर ये लेटेस्ट म्यूजिक रिलीज कैसेट जिसको 2.5 महीने हुए हैं, इसके अंदर उसकी आवाज कहां से आई? यानी कि पूनम हमसे झूठ बोल रही है। पूनम?
कंचन जिंदा है श्रीवास्तव, और शर्फी लाल सच बोल रहा है। शायद वो कुछ और भी जानता होगा। हमें उससे एक बार और मिलना पड़ेगा। Oh my God, श्रीवास्तव, इससे पहले कि ये कुछ और बता पाता, किसी ने इसका मुंह बंद कर दिया। श्रीवास्तव, तुम लाश के पोस्टमार्टम का बंदोबस्त करो, मैं जरा मैं ये बंगला एक बार फिर देखना चाहता हूँ। ठीक है सर। दिन के उजाले में। ओके, टेक केयर। श्रीवास्तव, इस बंगले की बिजली कटी हुई है ना? यस सर। ये पानी में जो वाइब्रेशन हो रहा है, पानी में जो कंपन हो रही है, इसके मायने ये हुए कि इस बंगले में या इस बंगले के आसपास कोई हैवी मशीनरी चल रही है, कोई मोटर चल रही है, कोई एसी चल रहा है। श्रीवास्तव, तुम लाश को भेजने का बंदोबस्त करो, मैं देखता हूं।
आप? यही सवाल मैं आपसे करता हूं कि बाहर से खंडहर और अंदर से 5 स्टार जैसे कमरे में आप क्या कर रहे हैं? और कौन हो तुम? मैम, कंचन को यहां पर क्यों छुपा रखा तुमने? जवाब दो। मैं कहता हूं जवाब दो, वरना ये ट्रिगर तब जाएगा। जी, मैं तो कंचन की नर्स हूँ और मैं कुछ नहीं जानती। प्लीज आप मुझे मत मारिए। हमें तो कुछ लोगों ने यहाँ पे किडनैप कर रखा है। छोड़ो मुझे। खबरदार अगर कुछ बोला तो मैं उस दरवाजे के पीछे होके शूट कर दूंगा। छोड़ो मुझे। छोड़ो। आज से यही तू अपनी बहन के साथ कैद रहेगी। पुलिस तुझ तक पहुंच चुकी है। नितिन, मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। अगर तूने पुलिस को कुछ भी बताया तो मैं फंस जाऊंगा। इसीलिए अब तुझे ठाकुर साहब और अशरफी के पास जाना होगा। ये मौका तुम्हें नहीं मिलेगा नितिन बाबू। बोल बोल, क्यों किया तुमने ये सब? बोल। मैं बताती हूँ। बाबूजी की दौलत हथियाने के लिए मैं इससे बहुत प्यार करती थी और उसने इसी बात का फायदा उठाया। बाबूजी की एंटिक्स बेचने पर इनकार करने और मेरे उनसे हुए झगड़े के बारे में मैंने इसे सब कुछ बता दिया था। मैं तो ये सोचती रही कि बाबूजी की मौत मेरे हाथों गोली चलने से हुई है, लेकिन बाद में नितिन ने मुझे बताया कि हमारे झगड़े का फायदा उठाकर उसने बाबूजी पर गोली चलाई खिड़की से। आगे से राइट मोड़ लीजिए, वो मोड़ के पास है। और इसीलिए ठाकुर साहब की रिवॉल्वर में 6 की 6 गोलियां बिल्कुल कायम थी। और घबराहट में तुम लोग वो रिवॉल्वर चेक करना भूल गए, करेक्ट? ठाकुर साहब के एंटीक मैंने 4 करोड़ रुपए में बेच दिए। फिर मुझे उनकी वसीयत मिली। वसीयत के मुताबिक प्रॉपर्टी और इनकम के 80% कंचन को मिलने वाला था और 20% पूनम को। लेकिन ठाकुर साहब को शक था कि पूनम कंचन को मारकर सारी प्रॉपर्टी हटिया लेगी। इसीलिए उन्होंने विल में 2 कंडीशन रखी। पहली कि अगर कंचन की मौत हो जाए तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी, और दूसरी, हर दूसरे महीने में कंचन की कोर्ट में पेशी होगी। इसीलिए मैंने कंचन को मेंटल हॉस्पिटल से अगवा किया और उसे यहां पर कैद किया और उसे
हर दूसरे महीने में कोर्ट में पेश करता रहा। नितिन ने मेरे होटल से बहुत सारे गैर कानूनी धंधे शुरू कर रखे थे और ये मुझे धमकाता रहा कि अगर मैंने किसी को भी कंचन के बारे में बताया तो ये मुझे इन गैर कानूनी धंधों के जुर्म में फंसवा देगा। मैं इसके साथ पैसा कमाने के चक्कर में ड्रग्स के धंधे में इन्वॉल्व थी और मैं बुरी तरह से इसके जाल में फंस गई थी। थैंक यू इंस्पेक्टर, आपकी वजह से आज मेरी और मेरी बहन की जिंदगी बच गई। यही होता है पूनम जी, जब कम समय में ज्यादा पैसा कमाने की हवस में इंसान गलत रास्ता इख्तियार करता है। मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं।